नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में। आज हम आपसे जो है संस्कृत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संस्कृत के बारे में बात क्या करेंगे। देखिए, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है टीईटी के लिए, यूपी टेट के लिए, जिसमें गिनी चुनी चीज़ें पूछी जाती हैं और वही गिनी चुनी चीज़ें आपको करनी है, बस उसी में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो मूल चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम आपसे चर्चा कर देंगे, वो हम आपको बताएंगे। और देखिए, जैसे कि हिंदी भाषा है वैसे संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा है, अगर भाषा है तो उसके अपनी अपनी वर्णमाला होगी, और आज हम शुरुआत जो है वर्णमाला से ही करेंगे। ठीक, संस्कृत को इतना जो है मतलब कठिन में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। बस आप जान लीजिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है उसकी हिंदी से मैच करती हैं, थोड़ी थोड़ी, सारी नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हिंदी से मैच करती हैं, तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। आज सर्वप्रथम हम वर्णमाला की बात करेंगे। वर्णमाला की बात क्यों करेंगे? क्योंकि वर्णमाला किसी भी भाषा के अंदर घुसने का एक रास्ता होती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कह लो कि किसी भी भाषा को आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अल्फाबेट्स यानी उसकी वर्णमाला को जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जब आप उसकी वर्णमाला को ही नहीं जानेंगे, क्या क्या होता है उसका क ख ग घ ही नहीं आपको पता है, तो फिर आगे जो है शब्दावली नहीं पकड़ पाएंगे। फिर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, संधियां होते हैं, समास होते हैं, और आपकी इसमें तो प्रत्याहार आएंगे आपके, वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जान लीजिए कि जैसे कि हिंदी होती है, हिंदी के अंदर जो है वर्ण माला में दो चीजें होती हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। वैसे ही सेम जो है आपका संस्कृत के अंदर ही वर्णमाला में दो चीजें होती हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ठीक है, जो जिनका उच्चारण सिर्फ स्वयं से हो, ठीक, कोई किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है उससे। अब बात समझिएगा, हमने आपको बताया कि संस्कृत की वर्णमाला के बारे में बात करेंगे, यानी वर्ण विचार करेंगे संस्कृत की। और दो तरह के वर्ण होते हैं, एक होता है आपका व्यंजन वर्ण होता है और दूसरा आपका क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। ठीक है, अब आप समझिए कि स्वर वर्ण की अगर जो हम बात करेंगे, स्वर और व्यंजन दो चीजें अलग होती हैं, ये चीज ऐसे। ठीक, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ठीक है, अब आप समझिए, जो स्वयं रज रहा का मतलब क्या है, जिसका अपना खुद का अस्तित्व है। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वही स्वर होता है। जैसे, ठीक है, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब कहा आप लोग कहेंगे कि गुरुजी आ छोड़ दिए, गुरुजी ऊ छोड़ दिए, तो आप समझ लो कि संस्कृत का अपना एक अलग महत्व है। यही हमने कहा कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपकी हिंदी से मैच करती हैं, तो आप इस चीज को जानिए। देखिए, जो आपका ये क्या है, ये अ है। ठीक है, इसको अगर जो इसी के साथ जोड़ दिया जाए, यानी दो बार कर लिया जाए, तो एक मात्रा यहाँ पे, एक मात्रा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, अब ई है। ठीक है, इसको ई के साथ जोड़ दिया जाए तो ये बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसलिए इन तीन लोगों को मूल स्वरों में नहीं लिया गया है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि संस्कृत में जो है कुल स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत के व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है, और ये सब अच के अच प्रत्याहार में आते हैं, आ ई ऊड़ा। ठीक, इसलिए इनको जो है अच भी कहा जाता है। ठीक है, आ ई ऊड़ा री री का। ठीक है, जब आपको हम प्रत्याहार बताएंगे तो बताएंगे, शुरुआत के आपके जो 4 प्रत्याहार हैं, 1 2 3 और 4 प्रत्याहार, वो क्या है, अच है, अच प्रत्याहार कहलाते हैं। क्यों अच प्रत्याहार कहलाते हैं कि आ से लेकर अ तक सारे के सारे स्वर उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये अपने दो खुद स्वयं के जुड़ने से बन रहे हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी नहीं कहा जाता। ठीक है स्वरों की श्रेणी में ही, लेकिन इनको संयुक्त स्वर भी नहीं कहा जाता और स्वर की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है, स्वर ही ये भी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए, संस्कृत का जो है मेन क्वेश्चन है और बहुत मुख्य क्वेश्चन कह लो कि मुख्य प्रश्न है, और उस प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, तो व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 है।
कहाँ पर? संस्कृत में। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और ये भी पूछा जाता है कि अच क्या है, तो अच स्वर है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन क्या आता है? स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, पूरी की पूरी वर्णमाला आती है। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। तो हमने आपको देखो लिख रखा है यहाँ पे और बता भी रहे हैं इस चीज को कि मूल स्वर कितने होते हैं, ये इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या है 9। ठीक है, व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या क्या है? 9 है। और ये सभी के सभी कहाँ आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। इसलिए इन्हें अच भी कहा जाता है। अच का मतलब होता है स्वर। अब जब संधियां पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, अगर जो थोड़ा बहुत आपने संस्कृत पढ़ रखी होगी, तो अच संधि होती है। अच संधि का मतलब क्या है? स्वर संधि। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्वर संधि को निम्न में से किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो अच संधि के नाम से जाना जाता है, या अच संधि को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज, मूल स्वर कितने होते हैं? जो मूल स्वर है, मूल का मतलब ये होता है उसके बाद किसी का कोई विच्छेद ना हो, वही मूल स्वर होते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर के कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ। ठीक है, अब ये जान लीजिए यहाँ पे, ये आ ई उ री ली, ये मूल स्वर होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये देखिए हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ये 5 होते हैं। ए ऐ ओ औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। बहुत छोटा मतलब टॉपिक है स्वर का। इसके बाद व्यंजन स्टार्ट करेंगे, आप उनको समझ लीजिए। शुरुआत से हमने आपको फिर से बता देना है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ये तो एक प्रकार से ये समझ लो कि जो है स्वरों का वो है कि स्वर किसे कहा जाता है। संस्कृत में ये बताने की कोशिश की गई है। एक वाक्य है, एक प्रकार का, एक प्रकार की परिभाषा है ये कि, ठीक है, इनका मतलब ये है, इसका अर्थ अगर जो देखा जाए तो इसका अर्थ ये है कि यदि जिनका उच्चारण स्वयं से होता हो, किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या है? स्वर कहलाते हैं। अब इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है या कुछ जुड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है? अब नहीं है। ठीक है, ये देखो, आ में कुछ नहीं है, ई में कुछ नहीं है, ऊ में कुछ नहीं है, री में कुछ नहीं है, री में कुछ नहीं है। हाँ, इसमें जरूर होगा। ठीक है, इनमें सब में होगा, लेकिन इनको सिर्फ अपनों की ही आवश्यकता होती है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो आप समझिए कि अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? 9 स्वर हैं। यही जो है व्याकरण शास्त्र में माने जाते हैं। सभी के सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनको अच भी कहा जाता है। ठीक है, आ ई उ री री मूल 5 स्वर होते हैं, यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। दूसरी चीज, अब जो लोग संस्कृत पढ़े हुए होंगे उनके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कहीं कहीं तो 3 भी दे रखे हैं, आ यू दे रखे हैं, री दे नहीं रखे हैं। तो भैया अलग अलग वैयाकरणों ने अलग अलग चीजें बताई हैं, लेकिन आपको यूपी टेट में यही लिखना है कि मूल स्वरों की संख्या आए तो मूल स्वर 5 ही होते हैं। ठीक है, बाबूराम सक्सेना कुछ अलग कहते हैं। ठीक, रचना अनुवाद कौमुदी वाले कुछ अलग कहते हैं आपके, और तमाम सारे व्याकरण शास्त्री हैं वो कुछ अलग कहते हैं। तो जो यहाँ पर है वो अलग अलग बातें कर रहा है, लेकिन जो चीजें हैं वो यूपी टेट की दृष्टि से, तो यूपी टेट की दृष्टि से आ ई उ री री मूल स्वर 5 होते हैं। ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर होते हैं। अब देखिए ए ऐ ओ औ बनते कैसे हैं संयुक्त स्वर? देखिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आ का ई के साथ संधि होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और यदि आ का ए के साथ, यानी आ ई और वापस ए, ठीक है, ये तीनों एक साथ जुड़ गए, सॉरी, आ के साथ ए, ई जुड़ा तो ए आ गया, आ के साथ ए जुड़ेगा तो ए आ जाएगा। ठीक, या ये कह सकते हो ये आ गया है, ठीक है, तो इसी में एक बार ए और जोड़ दो, ये भी तो कहा जा सकता है। लेकिन उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि आ ई ए होता है, आ प्लस ए ऐ होता है, आ प्लस उ बराबर ओ होता है, ये संयुक्त स्वर है, आ प्लस ओ बराबर औ होता है। ठीक, इसको बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि ये आपको संधियों में काम आएंगे। जब आप संधियां करेंगे तो संधियों में आपकी वृद्धि संधि और गुण संधि में
सॉरी वृद्धि संधि और आपका जो है यण संधि में ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। और वृद्धि और गुण लगभग एक जैसे होते हैं, जैसा कि अभी हमने हिंदी में भी बताया था आपको। और स्वरों के 3 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि फलाना है ढिमकाना है, कुछ कोई मतलब नहीं, बहुत साधारण सी चीज है और बहुत सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये जान लो, जैसे संस्कृत में हमने बताया था, जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में एक मात्रा का समय लगता हो, यानी पलक झपकने का, ठीक है। देखो हाँ, एक चीज और है, पलक झपकने के समय को ही मात्रा काल कहा जाता है। मात्रा काल का मतलब बोलने में, जैसे अ आप पलक झपके उतना ही समय बोलने लगे, लेकिन अगर जो 2 पलक झपकने का समय लगे ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विमात्रिक हो जाएगा। और 2 से ज्यादा का समय लग रहा है, ठीक है, जैसे ओम, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिमात्रिक हो जाएगा, या इससे अधिक भी हो सकता है। तो आप समझिए स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है, ठीक है। तो देखो ह्रस्व स्वर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, कहां पर, उच्चारण में। माने कि अगर जो शुद्ध भाषा में बात किया जाए, अपनी अपनी बोलचाल की भाषा में बात किया जाए, तो बोलने में जो समय लगता है वही उच्चारण का मतलब यही होता है। उच्चारण का मतलब यही होता है कि उच्चारण में जो है एक मात्रा का समय लगे, तो वो क्या होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, एक मात्रिक कहा जाता है। देखो लिखा हुआ, एक मात्रिक क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ये कौन सा स्वर है, ह्रस्व वाले एक मात्रिक स्वर है। और इसमें आते कौन कौन से हैं, आ आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है और ली आता है, ठीक है। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ह्रस्व स्वर एक मात्रा का समय कहां पर, उच्चारण स्थान में। उच्चारण मतलब बोलने में, बोलने में जिनमें एक मात्रा का समय लग रहा है, और वही क्या है, एक मात्रिक स्वर होते हैं। और वो है कौन से, अ ई उ री लरी है, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जिनमें द्विमात्रा का समय, उच्चारण काल में क्या लग रहा है, द्विमात्रा का समय, कहां पर, उच्चारण में, ठीक है। क्या कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं पुराने उसमें। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब पूछा जाएगा, कठिनता का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते रहेंगे वो चीज। यानी दीर्घ का मतलब, दीर्घ स्वर कौन से, द्विमात्रा वाले, जिनमें द्विमात्रा का समय लग रहा है, जैसे आ ई उ री ए ओ औ, तो ये क्या है, द्विमात्रिक वाले हैं, ठीक है। अब आपके उसमें ख्याल आ गया होगा कि गुरुजी ई तो बताए ही नहीं थे वहां पे, ठीक है। तो ये भैया व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत स्वरों की श्रेणी में आता तो जरूर है, लेकिन व्याकरण शास्त्र में इसकी गिनती स्वरों में नहीं की गई है, यानी मूल स्वर जो आपके बताए गए हैं उसमें नहीं की गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आ ई उ री, इसकी भी नहीं की गई है ये वाला, ठीक है। वर्णमाला में जरूर है ये, ठीक है, लेकिन वैयाकरणों ने इनको कहा है कि ये दो यहां से बने हुए हैं, कहां से, ये देखो ये बने हुए, ये हमने बताया इसीलिए, ठीक है। इसीलिए इसको वैयाकरणों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जोड़ के बने हुए हैं, तो इनको हटाओ यहां से। तो मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं, 9 होते हैं। द्विमात्रा का समय, उच्चारण स्थान में द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, कौन कौन से, आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है। आ री ए ओ औ, क्या लगा, बात समझ में आई ना। जिनमें 2 मात्रा का समय लग रहा है, आ ई ए ओ औ उ री री, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं, 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लग रहा है, उच्चारण में 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लग रहा है, तो उन्हें प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, 3 मात्रा से अधिक का समय, कहां पर, उच्चारण काल में। इनकी पहचान के लिए क्या लिखा जाता है, ये देखो ये लिखा जाता है, इसको बॉक्स में बंद कर दे ताकि हाईलाइट रहे आप लोगों के लिए, ठीक है। का चिन्ह लगाते हैं, जैसे लिखा कैसे जाता है, लिखा गया ओम, ठीक, ये हो गया, यानी ओ और माँ के बीच में इतना आप गैप रखें, ओम, ठीक है। तो बस ये स्वरों की कहानी थी।
अब आप इतना समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि आगे बताने की आवश्यकता नहीं इस स्वरों में, और कुछ है भी नहीं, इससे ज्यादा है भी नहीं इस स्वरों के अंतर्गत। ठीक है, और एक चीज जान लो कि व्यंजन जो होते हैं सारे के सारे व्यंजन वो क्या है, अर्धमात्रिक है। ठीक है, अर्धमात्रिक क्यों है, हमने आपको हिंदी में आपसे बताया था कि यदि आप व्यंजन ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये है। ठीक है, ये आप समझिए, इसके और इसके संधि से ये बना हुआ है, और मूल व्यंजन ये है। मूल क्या कह रहे, शुद्ध व्यंजन कह रहे। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध व्यंजन। यानी किसी भी व्यंजन के साथ नीचे एक रेफ लगा हुआ है तो इसका मतलब वो शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, और ये क्या है, ये व्यंजन किसके साथ है, इसके साथ है, जुड़ा हुआ है इसके अंतर्गत। तो आप इस चीज से निश्चित रहिए, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सभी के सभी व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं। पलक झपकने के समय को मात्रा काल कहा जाता है भैया लोगों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है कि मात्रा काल क्या होता है। ठीक है, तो मात्रा काल क्या होता है, पलक झपकने के समय, अगर जो एक पलक झपकने का समय लग रहा है तो एक मात्रा काल, दो पलक झपकने का समय लग रहा है दो मात्रा काल, और दो से ज्यादा पलक झपकने का समय लग रहा तो तीन मात्रा काल या तीन से अधिक मात्रा काल उसको कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। स्वर मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और सॉरी इतना विशेष दिक्कत वाली कोई बात नहीं है स्वरों के अंतर्गत। आप जो है अब इसके बाद व्यंजन की हम लोग चर्चा करेंगे, और व्यंजन के पास प्रत्याहार आ जाएंगे। ठीक है, और प्रत्याहारों को पढ़ना जरूरी इसलिए होता है कि प्रत्याहारों से आपके बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसके पहांस, एक चीज और भूल गए भैया, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, माहेश्वर सूत्रों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बने हुए हैं। ठीक है, 42 प्रत्याहार होते हैं, कहीं कहीं पे 43 यानी 43 मिलते हैं आपको। अलग अलग हमने बताया कि भैया कौन है, बाबूराम सक्सेना जो है 43 कहते हैं, कुछ लोग 42 कहते हैं, 44 और 2 कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आपको पूछा गया है। ठीक है, उसकी चर्चा हम कर लेंगे, आप उससे निश्चित रहिए। हमने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको बताएंगे, और मैक्सिमम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करवा देंगे इसके अंतर्गत जो भी आता है। संस्कृत ये मान के चलिए कि संस्कृत में आपको मैं जो है, अगर जो मेरी क्लास आप कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें आप करते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छे खासे का मतलब कम से कम 22-23 नंबर आपके आ जाएंगे, और इतने नंबर सफिशिएंट है पास होने के लिए। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होती, बहुत सारे लोग हैं जो हमको बताए हैं कि सर संस्कृत में बड़ी दिक्कत होती है। संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत को संस्कृत के जैसे नहीं, संस्कृत को हम हिंदी के जैसे पढ़ेंगे, और आपको बताएंगे कि संस्कृत कठिन भाषा नहीं है, हमारी देववाणी है और बहुत सरल भाषा है। तो इसकी चर्चा हम कर लेंगे, और ये आप जो है अपने चैनल को प्यार स्नेह दुलार दिखाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना चैनल है, हमारा चैनल है, हम आपके सहयोगी हैं, आप हमारे सहयोगी हैं। तो इस चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूँ, 1 रुपया किसी की जेब से नहीं जाने वाला है, और ना मैं ले रहा हूँ 1 रुपया आप लोगों से। ठीक है, तो आपसे एक विनती है, आपसे निवेदन है इस चीज का, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आप देखते हैं अच्छा लगता है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, जो प्रॉब्लम लग रहा है कि सर ने ये नहीं बताया, ये छूट गया सर, तो आप बताइएगा, हम उसको अगर जो छूट गया हो तो जरूर कवर कराने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है आपको बताया हो आप देखने में स्लिप कर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका सहयोग हमारे लिए उच्च जाने का रास्ता है और अति शुद्ध होने का रास्ता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप अगर जो ऐसे सहयोग करते रहेंगे तो हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा, और आप का जो है बहुत बहुत आभार रहेगा। तो एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।